गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हम दोनों हर रोज की तरह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे सुबह सुबह के फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। जी हाँ, अगर आप ये बुलेटिन देख लेंगे तो आपको दिन भर मुझे लगता है अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देश दुनिया के कोने कोने से हम खबर आपके लिए खास तौर पर लेकर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। तो सबसे पहले बात तो हम मौसम की ही करेंगे, क्योंकि हर तरफ चर्चा भी इसी को लेकर हो रही है कि ठंड कब जाएगी, पहाड़ों पर बर्फबारी कब रुकेगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। हालांकि काफी लंबा इंतजार सबको करना पड़ा इन पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी के लिए। अब जब बर्फबारी हुई है, पर्यटकों के और साथ ही कारोबारियों के तो चेहरे खिल गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली सप्लाई भी ठप पड़ गई है। हिमाचल प्रदेश में नॉनस्टॉप स्नोफॉल का सिलसिला जारी है। कुल्लू, मनाली, रोहतांग में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं। लाहौल स्पीति पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। भारी बर्फबारी के चलते कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान तक मिट गया है, जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति जिले में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बर्फबारी जहां सैलानियों को आकर्षित कर रही है, तो वहीं मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। अटल टनल रोहतांग में 5 इंच से ज्यादा ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फ जमा होने से अटल टनल से वाहनों की आवाजाही बंद है। भारी बर्फबारी से हिमाचल के तमाम इलाकों में यातायात ठप है, तो वहीं बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई कई दिनों से ठप हो गई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और धुंधी में भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और सैलानियों को अधिक ऊंचाई तक न जाने की सलाह दी गई है। भले ही बर्फबारी देर से शुरू हुई हो, लेकिन जोरदार बर्फबारी से उत्तराखंड और हिमाचल की वादियां गुलजार हैं। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी के बाद मंदिर के आसपास बर्फ की मोटी परत जम गई है। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं। यहाँ की चोटियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं। घरों और पेड़ पौधों पर बर्फ ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं सड़कें बर्फ में दफन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीरें तो दीपिका हमने दिखा दी। वैसे ठंड तो आपको भी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी बर्फबारी हो रही है। जो सैलानी पहुंचे हैं, मेरे जैसे जिन्हें ठंड पसंद है, उनके लिए तो बहुत ही मस्ती है, लेकिन लोकल लोगों की मुश्किलें यहाँ भी बढ़ गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर स्थानीय लोगों को कितनी मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अभी फिलहाल मौजूदा हालात क्या है और जो हम कह रहे हैं कि लोग मुश्किल में है, वो क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ जाएंगे। असीम तोहफे से जन्नत की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। स्नोफॉल होने से पूरा इलाका चमक रहा है, तो वहीं बर्फ पर बच्चे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी परिवार के साथ जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। पूरे ये जो है दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है, तो सब एंजॉय के लिए आ रहे हैं। लगभग आज तो काफ़ी तादाद में लोग हैं, जो है गिनती भी जो है उनकी वो नहीं हो पाएगी। तो 3 दिन पहले चल रही है यहाँ पे बर्फबारी, और आज हम आए भाई बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले कुछ अरसे पहले काफ़ी टाइम हो गया था कि बर्फबारी या बारिश नहीं हुई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर हर जगह से लोग आए, यूपी, बिहार, पटना, हर साइड से लोग, हिमाचल से लोग आए हैं। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। वैसे तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों के पसंदीदा हिल स्टेशंस में शुमार है, लेकिन बर्फबारी होने पर हालात किस कदर बिगड़ते हैं, इसकी एक तस्वीर गुलमर्ग से सामने आई है, जहां भारी बर्फबारी के बाद एवलांच हिट किया, जिसकी चपेट में एक स्कीयर आ गया। हालांकि अन्य स्कीयर्स ने उसे तुरंत रेस्क्यू किया, लेकिन वो बर्फ की इतनी मोटी चादर में दबा था कि निकालने में कई लोग लगे और काफी घंटे के बाद उसे बचाया जा सका। अब सोनमर्ग के हालात भी देख लीजिए। बर्फबारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सड़कें कहाँ हैं ये देख पाना भी मुश्किल है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि रास्तों को साफ करने के लिए कटर मशीन से बर्फ हटाई जा रही है। सोनमर्ग को जोड़ने वाले सभी रास्ते फिलहाल बंद हैं। पुंछ सेक्टर में बेहद बर्फबारी के बाद बंद हुए रास्तों को खोलने के लिए बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
हालांकि बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही श्रीनगर और डोडा में भी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। और मुझे लगता है इन तस्वीरों को देख के जो व्यूअर्स हैं उनका भी मन हो रहा होगा कि हम भी चले जाएं, स्नोफॉल जरा देख आएं। तो पहाड़ी इलाकों में अगर घूमने का आप लोग प्लान बना रहे हैं तो आप लोग कश्मीर जरूर जा सकते हैं। क्योंकि कश्मीर इसलिए भी क्योंकि कश्मीर में अब आप ट्रेन में बैठे बैठे बर्फबारी का लुत्फ ले सकते हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। अच्छा लग रहा है इस ट्रेन पे, बहुत अच्छा लग रहा है और नज़ारा तो देखने लायक है कश्मीर का। ये लगता है जैसे स्विट्जरलैंड में आए हुए हैं हम। ये स्विट्जरलैंड नहीं कश्मीर है और आप भी ऐसे ही बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कश्मीर जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है और बडगाम से बनिहाल तक ट्रेन भी चल रही है, जो खासकर सैलानियों को देखते हुए चलाई गई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर और ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ हम एक जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ से गुजर रहे हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इन मकानों की छतों पर अभी भी बर्फ़ है, ज़मीन पर बर्फ़ है, पेड़ पौधों पर बर्फ़ है। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखे मिलेगी। ये जो गिलासेस लगे हुए हैं इस कोच में वो बहुत बड़े हैं ताकि आपको 360 जो व्यू है वो मिले। कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है और यहाँ हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। सर्दियों में कश्मीर बर्फ की चादर से ढक जाता है और ये अद्भुत और बेहद मनमोहक लगता है। अगर आप भी इस शानदार मौसम में कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बारामूला बनिहाल खंड के बीच इस ट्रेन जर्नी का लुत्फ उठा सकते हैं। तो एक तरफ कश्मीर की बर्फबारी दीपिका लोगों को लुभा रही है, वहीं वहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। मुझे लगता है उस जुड़वा बहनों की बात आप कर रही हैं जो बहुत ही क्यूटली, बहुत ही अच्छे अंदाज में रिपोर्टिंग करती हुई नजर आ रही हैं। वहाँ की जो हालात हैं बर्फबारी को लेकर वो बताती हुई ये जुड़वा बहन नजर आ रही है, आप भी देखिए। तो मेरा नाम है ज़ैनब बिन्त तालिब, आप अभी देख रहे हैं टाइम इज 9:12। तो मैं आपको अभी मिला रही हूँ एक प्यारी छोटी बच्ची से जो अभी कश्मीर में फेमस है। चलिए, तो बेटा आप अपना नाम बताइए। ज़ेबा बिन्त तालिब। ज़ेबा बिन्त तालिब, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी में। अच्छा, आपके पापा का नाम क्या है? तालिब हुसैन मीर। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। उसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि हम बर्फ़ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। ज़ैनब जी, आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? मतलब आपका नाम? ज़ैनब बिन्त तालिब। आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? नर्सरी, अरे सॉरी, रूटस पब्लिक स्कूल, बटेंगो अनंतनाग। यस, ये पढ़ती है रेड रिपब्लिक स्कूल बटेंगो। और जो आपका वो वीडियो है वो वायरल हो गया है, वो बर्फ, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ कि चेयरमैन सर ने हमें हमारा एक पेज अपलोड किया है, उसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। क्या है, आप किससे मिलना चाहती हैं? अरे मोदी सर। ओ, ये सबसे अच्छी बात है, ये रविंद्र मोदी से मिलना चाहती है, मोदी सर से मिलना चाहती है, ये सबसे अच्छी बात है। और चलिए महाराष्ट्र के थाने से खबर आपको दिखाते हैं जहाँ पर आग का कहर देखने को मिला। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और आग की जो लपटें थी वो काफी दूर से देखी जा सकती थी। किस तरह से बिल्डिंग में आग लगी, जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त मजदूर भी क्या वहां पर अंदर थे, मजदूर कैसे बाहर निकले, वहां पर क्या अपडेट है, देखते हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पूरा आसमान काले धुएं से भरा हुआ है। कई किलोमीटर दूर तक बादलों पर धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग की लपटें बिल्डिंग से नीचे गिर रही हैं। आग की तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आई है, जहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में लगी, जिसके बाद तेजी से आग नीचे के फ्लोर्स में फैलती चली गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसका नाम बिरला वान्या है। इस बिल्डिंग को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा था। आगजनी के वक्त बिल्डिंग के अंदर मजदूर काम कर रहे थे, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह है कि आग लगते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला और सभी मजदूर सुरक्षित हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आपको बताते हैं, जहां एक परिवार ने अपने घर में खाना बनाने वाली जो हेल्पर थी उस पर खाने में जहर मिलाने के आरोप लगाए हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए हर कोई अपने घर में कुक रखता है तो उनको सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसी खबर सामने आई है जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो काम वाली है वो खाने में कुछ मिलाती हुई भी नजर आ रही है। पूरा मामला क्या है आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। हमें जब तक हमारे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो सर कोई ना कोई चीज़ चोरी करके लेके जा रही है, सब चीज़ें कर रही है। और मेरे को जैसे मेरे को ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए कि जैसे मैं दिन में सोती रहती थी और मुझे ज़्यादा नींद आती रहती थी। मेरे बच्चे भी जैसे दिन में नहीं सोना, बच्चों को भी नींद आ रही है। और पीछे से अपनी बेटी को बुला के हमारे अपना बैग लेके आती थी, कोई सामान चोरी करके ले जाना। कुछ मिलाती थी क्या सर? मिलाती तो फिर तो हम नींद का शिकार होते थे ना, वो हम अंदर कमरे में सोते रह जाते थे। खाए में मिलाती थी सर, जैसे दूध में मिला दिया, चाय में मिला दिया, सब्जी में मिला दिया, आटे में मिला दिया, नमक में भी मिला दिया परमानेंट। ये है आगरा की रहने वाली कमलजीत और इनका आरोप है कि उनके घर में काम करने वाली खाना बनाने वाली महिला उनके परिवार के खाने में नशीले पदार्थ मिलाती है। कैमरे में सर वो नशीली चीज मिलाते हुए अपनी सलवार में से उसने हाथ डाला, पुड़ियाँ निकाली और उसने मेरे खाने में मिलानी शुरू कर दी। दूध में, खाने में, दूध में, खाने में, चाय में, सर आटे में मिलानी शुरू कर दी। अब वो वीडियो भी देख लीजिए जिसकी बात कमलजीत यहाँ कर रही है। किचन में एक महिला काम करती हुई दिख रही है। वीडियो में काम करने वाली महिला खाना बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि वीडियो में वो बर्तन से ही खाने में कुछ मिलाती हुई नजर आ रही है। कमलजीत और उनके पति का आरोप है कि काम वाली उनके परिवार के खाने में नशे की दवाई मिलाती है, उसके बाद वो उनके घर में चोरी करती है। पिछले कई महीनों से उनके घर का सामान गायब होने लगा था, जिसके बाद परिवार को शक हुआ तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए जिसमें खाने में कुछ मिलाते हुए महिला का ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। जिसके बाद परिवार ने ताजगंज थाने में काम वाली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। परिवार के द्वारा शिकायत की गई कि उन्हें उनकी नौकरानी पर शक है कि वो खाने में कुछ इस तरह के पदार्थ मिलाती है और उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे उन्होंने लगाए थे अपने किचन में उसको भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें वादी की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई विवेचनात्मक कार्रवाई थाना ताजगंज पर। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर कामवाली से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के दौरे पर हैं, जहां पर वो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें हिस्सा लेने वाले कई विकास परियोजनाओं की सौगात गोवा के लोगों को प्रधानमंत्री देंगे। पीएम मोदी का आज गोवा दौरा, ओएनजीसी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन भी पीएम करेंगे। तो एनजीसी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह का भी शुभारंभ करेंगे जिसमें विकसित भारत विकसित गोवा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को शामिल होना है। तो आज गोवा के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो विकसित भारत विकसित गोवा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा पहुंचने वाले हैं। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपनी स्पीच से विपक्ष को स्पीचलेस कर दिया और जिस तरीके से संसद के बाहर अब की बार 400 के पार का नारा गूंज रहा था वो संसद के अंदर भी सुनाई पड़ा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह अपने ही अंदाज में कांग्रेस पार्टी को लेकर, विपक्ष को लेकर, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक को आईना दिखाने का काम किया है। आप भी सुनिए। संसद में पीएम मोदी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 24 में 400 प्लस सीट जीतने की गारंटी का दावा ठोक दिया। पीएम की इस गारंटी से विपक्ष हैरान परेशान हो गया। की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। वहीं राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया तो संसद में पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा बताया। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है और हम
पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। संसद में पीएम मोदी ने नेहरू की उस स्पीच के बहाने कांग्रेस को घेरा जिसमें नेहरू ने भारतीयों को आलसी और कम अक्ल बताया था। हिंदुस्तान में 24 में भी मोदी सरकार ही आने वाली है और इंडी गठबंधन वहीं विपक्ष में ही रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस पार्टी की खिंचाई क्या की, कांग्रेस भड़क उठी, जाहिर सी बात है। और ऐसे में कांग्रेस का भी पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जो भाषण था उसमें अहंकार था। और कांग्रेस का जवाब बीजेपी ने भी दिया है। बीजेपी ने कहा कि जो पत्थर कांग्रेस पार्टी सरकार पर फेंक रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके विकास की नींव रख रहे हैं। संसद में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जिस तरह से घेरा उससे कांग्रेस भड़क गई है। पीएम मोदी के संसद में दिए भाषण पर कांग्रेस का पलटवार आना भी वाजिब था। पीएम मोदी के शब्दबाण से घायल कांग्रेस ने पीएम की स्पीच को अहंकारी बता डाला। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। एक ही भाषण दे चुके हैं, नामदार कामदार कितने बार बोलेंगे। नेहरू जी का देहांत होके 60 साल हो गया, फिर भी उसी गीत गाते रहेंगे। ये क्या हो गया मोदी जी को? मेरे ख्याल में वो जरा सा और कुछ फ्रेश ऊर्जा की जरूरत है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने पीएम की स्पीच को जहां ऊर्जा भरा बताया तो वहीं ये कहने से भी नहीं चूकी कि विपक्ष जितने भी पत्थर फेंकेगा उन पत्थरों से विकास की नींव लगेगी। हमारे प्रधानमंत्री का भाषण बहुत उत्साहवर्धक था। वर्तमान में क्या काम किया, भविष्य में भारत को कहां ले जाना है, मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगी। विपक्ष को आप कितने पत्थर फेंकिए, वो सारे पत्थर हम विकास की नींव में लगाएंगे। शब्दों के तीर अब और भी तीखे हो चुके हैं क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है। विपक्ष मोदी पर निशाना साधने से नहीं चूकेगा तो वहीं बीजेपी पलटवार करने से पीछे नहीं हटेगी। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां आज हर किसी की नजर रहने वाली है आज के विधानसभा सत्र पर, क्योंकि हर किसी की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर है, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां ये बिल लागू हो जाए। जी आज धामी सरकार यूसीसी विधेयक को पेश करने वाली है सदन में, और ऐसे में विपक्ष का इसको लेकर के क्या प्लान है, क्या हंगामा हो सकता है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी। बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है। आज विधानसभा में पेश होगा बिल। हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। यूसीसी लागू तो क्या होगा? एक विकसित देश होगा हमारा, उसके लिए यूसीसी एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बने। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में धामी सरकार महज एक कदम दूर है। आज धामी सरकार सदन में यूसीसी विधेयक को पास करेगी। सदन में विधेयक पास होने के बाद यूसीसी पर चर्चा होगी, कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। धामी सरकार के इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाह है। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। तो वही विपक्ष की सरकार के खिलाफ रणनीति आक्रामक है। तो जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में खुली खिड़की से निकलने वाली यूसीसी की हवा दूसरे राज्यों में भी असर छोड़ेगी। लेकिन यूसीसी है क्या, पहले आपको ये बताते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक कानून है। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं होगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा। यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामलों में बदलाव देखने को मिलेगा।
हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे और शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा ये भी आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर यूसीसी का कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे, वैसा ही होगा जैसा होता आया है। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहरहाल आज हर किसी की निगाहें उत्तराखंड पर हैं। उत्तराखंड विधानसभा के लिए आज का दिन बेहद अहम है। और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका के जरिए रखी है। साथ ही एसआई से सर्वे करवाने की मांग पर भी सुनवाई है। वाराणसी जिला कोर्ट में एसआई से सर्वे की सुनवाई होगी और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट के साथ। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ चल रही है, लेकिन ये मुस्लिम पक्ष को मंजूर नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चैलेंज किया है। पूजा की इजाजत देने के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि वाराणसी कोर्ट में 31 जनवरी को आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी गई थी। उसके बाद लगातार पूजा हो रही है। तो वहीं ज्ञानवापी को लेकर आज वाराणसी जिला कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी के गुप्त तहखानों को खोलने और एएसआई से उसके सर्वे की मांग की गई है। इस अर्जी में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में अब भी कई अनछुए तहखाने मौजूद हैं। राखी सिंह की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि ये दोनों तहखाने पत्थरों से पूरी तरह ढके हुए हैं। इन तहखानों में क्या कुछ छिपा है, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की मांग है कि सर्वेक्षण से पहले बंद किए गए प्रवेश द्वार को खोला जाए, तहखाने में मौजूद मलबे को हटाया जाए, तहखानों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए। हिंदू पक्ष तहखाने के सर्वे की मांग कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष तहखाने में पूजा की इजाजत के बाद से भड़का हुआ है। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अगर अदालतें ऐसा करेंगी तो उसका कानून से विश्वास उठ जाएगा। मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहा है और तहखाने में पूजा के खिलाफ कोर्ट का भी रुख कर रहा है। बहरहाल कोर्ट का फैसला क्या होगा, दोपहर तक इसका इंतजार करना होगा। के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कई मुठभेड़ ऐसे हाल में हुए हैं जिसमें वांछित अपराधियों को पकड़ा गया है। जी हाँ, एक गाजियाबाद की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। देखिए पूरी खबर क्या है। यूपी में अपराधियों को लंगड़ा बनाने की कार्रवाई जारी है। बदमाश अपराध नहीं छोड़ेंगे तो हश्र भी ऐसा ही होगा। पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से सामने आई हैं। बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ की पहली घटना ग्रेटर नोएडा में हुई। सुंदर भाटी गैंग से जुड़े सुमित नाम के इस बदमाश का पुलिस जब पीछा कर रही थी तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के पैर में गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश सुमित पर 12 से ज्यादा केस दर्ज है। वहीं कई कंपनियों से वसूली का भी इस पर आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है। वहीं शाम होते होते गाजियाबाद से भी एनकाउंटर की खबर सामने। यहां साहिबाबाद इलाके में चेकिंग के दौरान एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश हुई, जिसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। यहां भी बदमाश को पुलिस ने गोली मारकर लंगड़ा बना दिया। उसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा 315 बोर, कुछ खोखा कारतूस और कारतूस तथा लूट से संबंधित कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद में पकड़े गए बदमाश की पहचान विनीत के रूप में हुई है, जिसकी कुछ दिन पहले साहिबाबाद में हुई लूट में पुलिस तलाशी कर रही थी।